हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो ये हमारा लेक्चर 2 है चैप्टर 1 का, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं अपनी, आपको पता है। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार उसे जल्दी से रिवाइज करते हैं, फिर इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमें डेमोक्रेसी की क्यों नीड है। तो हमने कुछ पॉइंट पढ़े थे कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जिससे माइनॉरिटी के साथ कोई गलत चीज ना हो। और हमने क्या पढ़ा था थर्ड, बताइए? कॉन्स्टिट्यूशन हमें हमारे डिसीजन लेने से ही, हमारे गलत डिसीजन लेने से हमें रोकता है। ओके, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं, माइनॉरिटी नहीं, और सेव अस फ्रॉम आवरसेल्फ, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरतें थी। हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत है, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा की फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में की फीचर्स, मतलब मेन चीज जो कॉन्स्टिट्यूशन की है वो क्या है। ओके, तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें जो टर्म लिखी है, पहले हम इसे एक बार रीड करेंगे, फिर हम फर्स्ट में जाएंगे। By the beginning of 12th century, the Indian national movement had begun active in the struggle for independence from British rule for several decades. That means जैसे ही हमारी 20th century मतलब 1900 स्टार्ट होता है, हमारे इंडिया में स्ट्रगल मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे कि लोगों को अब आज़ादी चाहिए थी। हिंदुस्तान के लोगों को ब्रिटिशर्स के राज में नहीं रहना चाहते थे। इसके बाद हमने देखा ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनलिस्ट हैड डिवोटेड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू इमेजिंग एंड प्लानिंग व्हाट अ फ्री इंडिया वुड बी लाइक। तो इसी रिवोल्ट के दौरान लोगों को बहुत टाइम मिला ये सोचने के लिए, रेवोल्यूशनरीज को, कि हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट के बाद कैसा होना चाहिए और उसे ऐसा बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अंडर द ब्रिटिश दे हैड बीन फोर्स्ड टू ओबे रूल्स दैट दे हैड वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग। ब्रिटिशर्स के टाइम पर इंडिया वालों को वो रूल मानने पड़ते थे जो रूल बनाने में उन्हें बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम उनका हिस्सेदारी थी उस रूल को बनाने में। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ ऑथोरियन रूल अंडर द कॉलोनियल स्टेट convince Indians that free India should be democracy in which everyone should be treated equally। तो इसी वजह से लोगों को ये आइडिया आया कि फ्री इंडिया में सब लोगों को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, तभी हम सही से डेमोक्रेटिक हो पाएंगे, जब भी हम सही से आज़ाद हो पाएंगे ब्रिटिशर्स से। ओके, द लॉ। इसके बाद हम देखेंगे what remained to be done, that was to work out the way in which a democratic government would be set up in India and the rules that would determine its functioning। तो इसीलिए ऐसा माना गया कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनाना चाहिए जिसमें वो रूल हो कि हमें इंडिया को कैसे चलाना है। This was not done by one person but a group of around 300 people who became member of the Constituent Assembly in 1946। तो ये काम किसी एक इंसान का नहीं था, इसमें कम से कम 300 लोग लगे थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प करी। who met periodically for the next 3 years to write Indian Constitution। और 3 साल तक उनके बहुत सारे सेमिनार हुए, मीटिंग्स हुई, जिसमें उन्होंने डिसाइड किया, जिसमें अलग अलग जगह पे उन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का कैसा होना चाहिए। इसके अलावा आप एक इमेज देखेंगे साइड में, देयर वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंस ऑफ यूनिटी अमॉन्ग्स द मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ईच ऑफ द प्रोविंस ऑफ द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिस्कस्ड इन ग्रेट डिटेल्स and there was a sincere effort to compromise and reach an argument through consensus। The above photo shows Sardar Vallabhbhai Patel, a provisional member of the Constituent Assembly। तो जो फोटो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिसमें हम देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग जो हैं एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे
और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सिंसियर थे, जिस वजह से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इतनी जल्दी, क्योंकि 2 साल में किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हम पहले लेक्चर 1 में नेपाल का एग्जाम्पल तो देख ही चुके हैं कि 9 साल लगे थे उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। पाकिस्तान का एग्जाम्पल लें तो उन्हें 15 साल लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। तो इंडिया का तो सिर्फ 2 साल में बन गया था, बहुत ही कम टाइम है जिसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था। तो अब हम आगे देखेंगे, these members of the Constituent Assembly had a huge task before them। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पहले, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले भी उनके पास बहुत ही बड़ा एक टास्क था। वो क्या था? The country was made up of several different communities who spoke different languages, belongs to different religions and a distinct culture। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें अलग अलग तरह का कल्चर, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह की भाषा बोलने वाले लोग मिलते हैं। Also, when the constitution was being written, India was going through considerable turmoil. The partition of the country came into India and Pakistan were imminent, and some of the princely states remained undecided about their future। तो क्या हुआ, जैसे कि पहले क्या था, ये था कि सारी स्टेट मिलकर एक इंडिया बना लेंगी, लेकिन जब पार्टीशन हुआ, हमारी इंडियन सब कॉन्टिनेंट दो पार्ट में बटी, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आई। अब दिक्कतें कैसी थी? क्योंकि इंडिया 512 प्रिंसली स्टेट का एक कंबाइंड देश था, जहां पर इन्होंने सोचा कि सब राजा महाराजा हट के एक सिंगल रूल होगा और सब इलेक्शन करेंगे अपना लीडर चुनने के लिए। लेकिन जब पार्टीशन आया तो कुछ ब्रिटिशर्स ने 3 शर्तें रखी हर राजा के पास कि या तो आप इंडिया में जुड़िए, या तो आप पाकिस्तान में जुड़िए, या फिर आप एक इंडिपेंडेंट अपनी अलग राज्य, अपने कंट्री बना लीजिए। तो कुछ तो पाकिस्तान में जुड़ी, कुछ इंडिया में जुड़ी, लेकिन 3 जो थी मेनली हैदराबाद, सेकंड इज जूनागढ़ एंड थर्ड इज जम्मू एंड कश्मीर। इन्होंने क्या करा, इन्होंने जुड़ने से मना कर दिया, ना तो हम इंडिया में जुड़ेंगे ना हम पाकिस्तान में जुड़ेंगे। लेकिन जैसा आप जानते हैं, हैदराबाद तो इंडिया के बिल्कुल सेंटर में है। अगर सेंटर में एक कोई नया देश बन जाता तो इंडिया को चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। उसी के हिसाब से जूनागढ़ इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, जो आज के टाइम में बांग्लादेश अपना इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, और फिर जम्मू कश्मीर भी हमारा पाकिस्तान के बॉर्डर से शेयर होता है। ओके, तो क्या हुआ इसके बाद? The partition of country into India and Pakistan was imminent, and some of the princely states remained undecided about their future, and the social economic condition of the vast mass of the people appealed dismal. All of these issues played on the mind of the member of Constituent Assembly। Constituent Assembly के लोग भी जो थे, वो भी आधे लोग पाकिस्तान जा रहे थे, आधे लोग इंडिया में रहते। इस वजह से उसमें भी बहुत दिक्कत आ रही थी Constituent Assembly में भी। They rose to the occasion and gave this country a visionary document that respect for maintaining diversity while preserving national unity। तो उन्हें एक ऐसे डॉक्यूमेंट, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था जिसमें डाइवर्सिटी, अलग अलग लोगों के लिए सेम रूल हो और साथ में वो यूनिटी में भी रह पाए। तो बहुत बड़ा चैलेंज था उनके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना रहे थे। इसके बाद हम देखेंगे, The final document also reflects their concern for eradicating poverty through social economic reform, as well as emphasizing the crucial role of the people can play in choosing their representative। तो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम ये चीज़ देख सकते हैं कि उनका माइंड कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को रिफ्लेक्ट करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लोगों को उनका लीडर चुनने की इजाज़त देता है, वो यूनिटी से रह सकते हैं और इक्वल होना चाहिए उनका सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस, ये सब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें देता है। लिस्टेड बिलो द की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ट्राई अंडरस्टैंड द वे इन विच दे ट्राई टू बैलेंस दिस कंसर्न विद देयर कम्युनिटेंट ट्रांसफॉर्मिंग डेवलपमेंट इंडिया। तो इंडिया की फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या हैं जिस वजह से वो कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ और आज तक हम उसे फॉलो करते हैं। तो जैसे कि हमारा पहला की फीचर है
फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म से हम क्या समझते हैं, आइए मैं आपको बताता हूं। तो दिस रिफर टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। तो फेडरलिज्म का मतलब होता है जब गवर्नमेंट बहुत सारे लेवल्स पे होती है। कैसे कैसे होती है? इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल। सबसे पहले सेंट्रल लेवल पर, उसके बाद स्टेट लेवल पर, और फिर लास्ट में हमारी थर्ड टायर जो होता है वो बोलते हैं पंचायती राज। ओके, तो फेडरलिज्म का मतलब होगा जब भी गवर्नमेंट की पावर स्टेट, सेंटर और ग्राउंड लेवल पर डिवाइडेड होती हैं तो उसे फेडरलिज्म बोलते हैं। ये जरूरी क्यों है हम देखेंगे। द वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज इन इंडिया मीन for that a system of government needed to be devised that did not involve only persons sitting in the capital of New Delhi. That means कि प्राइम मिनिस्टर के पास सारी पावर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा instead it was important to have another level of government in the state so that decision could be made for a particular area. जैसे कि आप जानते हैं हर एरिया में, हर स्टेट में गवर्नमेंट होती है। अगर ऐसा नहीं होता, फॉर एग्जांपल दिल्ली में हमारा प्राइम मिनिस्टर बैठा है, उसके पास सारी पावर्स हैं, तो दिल्ली जैसे प्लेन एरिया है, लेकिन हमें उत्तराखंड के बारे में कोई डिसीजन लेना है जो कि पूरा हिली एरिया है, तो उसे कैसे पता होगा कि हिली एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं, उस स्टेट में क्या क्या पर्टिकुलर प्रॉब्लम है। उसके पास एरिया बहुत सारा आ जाएगा जिसमें उसे सारे लॉ अप्लाई करने होंगे। इस वजह से कोई भी इंसान जो कि सेंटर में बैठा है या प्लेन एरिया में है, वो कोई पहाड़ों के बारे में नहीं सोच सकता, या फिर वो सोचेगा तो वो इतना एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगा सकता। इस वजह से स्टेट गवर्नमेंट जरूरी होती है अपनी एक स्टेट संभालने के लिए। सेंटर गवर्नमेंट जो होती है पूरी सेंटर को संभालती है, और स्टेट में भी कुछ एरियाज अलग होते हैं। उत्तराखंड में प्लेन एरियाज भी हैं, उत्तराखंड में हमारे हिली एरियाज भी हैं, तो उसके लिए पंचायती राज सिस्टम भी बनाया जाता है। ओके, इसके अलावा हम देखेंगे इसमें आगे, while each state in the India enjoy autonomy in exercising power a certain issue subject of national concern require that a state, जैसे कि स्टेट लिस्ट, ये सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे। The constitution contains lists that deal with the issue each tier of government can make law. In addition, the constitution also specify where each tier of government can get the money from the work that it does. Under federalism, the states are not merely agent of the federal government but draw their authority from the constitution as well. All persons in India are governed by law and policies made by the each level of government. Okay? स्टेट के लॉ, कुछ पावर्स होती हैं जो स्टेट के पास होती हैं, कुछ पावर होती हैं जो सेंटर के पास होती हैं, कुछ पावर होती हैं जो पंचायती राज के पास होती है। तो इन सब के पास अलग अलग पावर होती हैं, लेकिन जब भी अमाउंट की किसी को नीड है वो सेंटर ही अलॉट करता है स्टेट और पंचायत राज को। ओके, तो सबकी पावर एक दूसरे में वेस्ट होती हैं। इसके अलावा अब हम सेकंड देखेंगे जो कि है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है हम इसे आगे देखते हैं। The different tier of government that you just read about consist of separate representative who are elected by the people। अभी हमने सेंटर स्टेट पंचायती राज पढ़ा है। Your class 7th book begin with the story of Kanta who was standing in line to vote during an election। 7th क्लास में हम कांता की स्टोरी पढ़ के आए हैं।
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। इसमें क्या क्या आएगा? सबसे पहले यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। अब वो क्या होती है? अडल्ट सफरेज। इसका मतलब होता है when they are making the constitution, the members of the constitutional assembly felt that the freedom struggle had prepared the mass of universal adult suffrage and that this could help encourage a democratic mindset and break the cluster of traditional caste, class and hierarchy. This means, अब इसका मतलब क्या है? जो अब हमने पढ़ा, the people of India have a direct role in electing their representative. That means जितने भी adult इंडिया में रहते हैं उन सबको पूरा अधिकार है कि वो डायरेक्ट अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना उम्मीदवार चुन सकें जो उन्हें आगे रिप्रेजेंट करेगा। Also, every citizen of country, irrespective of their social, economic background, can contest in election. और कोई भी इंसान जो इंडिया में रहता है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो इंडिया में इलेक्शन लड़ सकता है। ओके? इसके अलावा हम देखेंगे these representatives are accountable to the people. You will read more about when representation. इसके बारे में हम चैप्टर 2 में, यूनिट 2 में आगे भी देखते हैं। ओके? अब थर्ड है हमारा सेपरेशन ऑफ पावर। तो हम देखेंगे तो हमारा थर्ड था सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स का यहां मतलब क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। देयर आर लेजिस्लेचर, 3 गवर्नमेंट लेजिस्लेचर, second is executive and third is judiciary। अब ये क्या क्या होता है हम ये समझते हैं। The legislature refer to the elected representative, that means लोकसभा एंड राज्यसभा। जो भी लोगों को हम इलेक्ट करते हैं वो सब हमारे लेजिस्लेचर में आते हैं। सेकंड इज एग्जीक्यूटिव। द एग्जीक्यूटिव स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। पीपल रिस्पॉन्सिबल टू रन गवर्नमेंट। ओके? जो लोग गवर्नमेंट रन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो एग्जीक्यूटिव होते हैं। जुडिशरी हमारी कोर्ट्स। ओके? तो सेपरेशन ऑफ पावर इन तीनों में दिया हुआ है। कैसे कैसे हम ये देखेंगे, ये आगे हम डिटेल्स में ये पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक हमें इसमें समझना चाहिए पावर इसमें कैसे है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय वन ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, ये 3 पिलर हैं हमारी गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो एक कोई भारी ना हो जाए इसलिए उसका कंट्रोल दूसरे के हाथ में दिया हुआ है। जैसे कि लेजिस्लेचर कोई गलत लॉ बनाता है तो जुडिशरी उसे ठीक कर देती है, जुडिशरी कोई गलत चीज़ करती है तो एग्जीक्यूटिव उसे बता देती है कि तुम्हारी ये चीज़ गलत है। तो एक दूसरे से ये सब इंटरकनेक्ट होते हैं। जैसे कि through this each organ acts as the other organ of the government. This ensures the balance of the power between all of these. अब आप एक इमेज देखेंगे साइड में, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इमेज है जिसमें कि एग्जीक्यूटिव माइट बिकम स्ट्रॉन्ग एंड इग्नोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेचर। जिसमें क्या हो रहा है, एग्जीक्यूटिव जो था, जो देखता है पावर का, वो लेजिस्लेचर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता है खुद को और उसकी बात नहीं सुनता।
The assembly therefore include a number of provisions in constitution to limit and control the action taken by the executive branch of government as whole. एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट सब आएंगे, लेजिस्लेचर में लोकसभा राज्यसभा आएंगी और जुडिशरी में कोर्ट आएगा। अगर प्राइम मिनिस्टर कुछ गलत करेगा तो जुडिशरी उसे ठीक करेगी, जुडिशरी कुछ गलत करेगी तो कोई भी नया लॉ पास होकर लेजिस्लेचर उसे ठीक करेगा, और लेजिस्लेचर कुछ गलत करेगा तो एग्जीक्यूटिव उसे ठीक करता है, जुडिशरी उसे ठीक करती है। ओके, द वर्ड स्टेट, अब वर्ड स्टेट का मतलब क्या है हम ये देखते हैं। द वर्ड स्टेट used in this chapter, this does not refer to the state government, rather when we are trying to discuss is from government। जैसे कि हमने स्टेट की बात बहुत जगह करी है इस चैप्टर में, तो स्टेट का मतलब हमारा यहाँ पर गवर्नमेंट है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। चीफ मिनिस्टर की बात नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम स्टेट की बात करते हैं, जो हमारा आर्टिकल 12 में मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बाद हम देखेंगे The government can change with election. The state, on the other hand, refer to the political institution that represent a sovereign people which occupy a definite territory. Okay? The state refer to more than just the government, cannot be used interchangeably with it. स्टेट मतलब गवर्नमेंट जिसकी भी होगी उसके लिए बोला जाएगा, ऐसा नहीं कि बीजेपी की गवर्नमेंट है तो स्टेट बोलेंगे, कांग्रेस की गवर्नमेंट है कुछ और बोलेंगे, दोनों गवर्नमेंट को स्टेट ही बोला जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। ओके, अब हम आएंगे हमारे फोर्थ पार्ट पे जो कि है फंडामेंटल राइट्स। ओके, तो हमारा फोर्थ जो की फीचर है इंपॉर्टेंट वो है फंडामेंटल राइट्स। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स, द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैज ऑफन बीन रेफर्ड एज द कॉन्साइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Colonial rule had created a certain suspicion of the state in the mind of nationalists, and they wanted to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of state power in independent India. That means कुछ लोगों को हमने स्पेशल पावर देने के लिए क्या करा, फंडामेंटल राइट्स डाले कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि हमें क्या था पहले डिस्क्रिमिनेशन, माइनॉरिटी के साथ गलत चीज़ें, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगी थी ब्रिटिश रूल में। तो इन चीज़ों को ठीक करने के लिए हमने फंडामेंटल राइट्स डाले, मतलब लोगों को कुछ अधिकार दिए कि अगर कोई तुमसे ये चीज़ें छीनने की कोशिश करे अधिकार, तो तुम उस पर सीधा सुप्रीम कोर्ट पर जाओ, उस पर केस करो, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के लिए हम लोग सीधा सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और उसके लिए कोई तुम्हें सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। वो बाइंड है फंडामेंटल राइट्स की बात सुनने के लिए। ओके, फंडामेंटल राइट्स क्या क्या होते हैं एक बार हम ये डिस्कस करते हैं। पहला है हमारा राइट टू इक्वालिटी। दैट मीन्स सब लोग इंडिया में बराबर हैं, लॉ के सामने कोई भी छोटा नहीं है, चाहे वो देश के प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो या कोई आम नागरिक हो, सबके लिए लॉ बराबर माना जाएगा। सेकंड इज राइट टू फ्रीडम, बोलने का अधिकार, एसोसिएशन फॉर्म करने का अधिकार, इंडिया में कहीं से भी कहीं जाने का अधिकार, ये सब चीज़ें भी हमारी राइट टू फ्रीडम में आती हैं। राइट ऑफ इक्वालिटी में अनटचेबिलिटी भी आती है कि हम अनटचेबिलिटी हमें इंडिया में नहीं करनी चाहिए, और राइट टू फ्रीडम में सब चीज़ों का अधिकार जिसकी हमें स्वतंत्रता है। आप एक बार इसे रीड करेंगे स्टेटमेंट को। इसके बाद हम देखेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब एक्सप्लॉयटेशन हमारा क्या होता है? एक्सप्लॉयटेशन तब होता है जब किसी भी इंडिया में किसी पे भी मजदूरी होती है, चाइल्ड लेबर आपने देखा होगा, तो चाइल्ड लेबर इंडिया में बैन है। इसके अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग और हमारी फोर्स लेबर भी इंडिया में बैन है अंडर 14 के लिए। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में वो सब चीजें आती हैं। ओके, फोर्थ है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस। अब रिलीजियन के बारे में हम देखेंगे अगर, तो हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, हम किसी भी धर्म का
अनादर नहीं कर सकते, अपमान नहीं कर सकते। ये हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आएगा। कोई आपसे ये नहीं कह सकता कि तुम हिंदू क्यों हो, तुम मुस्लिम क्यों हो, तुम क्रिश्चियन क्यों हो, तुम बुद्धिस्ट क्यों हो। ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ये हमारा अपना अधिकार है कि हम कौन सा धर्म मानना चाहें। ओके, इसके बाद लास्ट 5th है कल्चर एंड एजुकेशन राइट। अब ये क्या होता है कल्चर एजुकेशन राइट? माइनॉरिटीज़ के लिए स्पेशली ये राइट है कि वो अपने रिलीजियस का या अपने उस कल्चर का प्रचार कर सकते हैं, उसे ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकते हैं। क्योंकि बहुत कम लोग, माइनॉरिटी का मतलब होता है कि बहुत ही कम क्वांटिटी में कोई रिलीजियस बसते हैं, उस रिलीजियस के लोग बसते हैं। तो इसलिए उन्हें इजाज़त है कि वो अपने कल्चर के एजुकेशन राइट, जैसे मुस्लिम्स में आपने मदरसे देखे होंगे, क्रिश्चियन में चर्च होते हैं, इन सब चीज़ों पे यहाँ पढ़ाई होती है। जो आपने बहुत नाम सुना होगा, सेंट फ्रांसिस स्कूल, सेंट थॉमस स्कूल, ये सब जो स्कूल होते हैं ये क्रिश्चियनिटी को बिलोंग करते हैं। तो इन्हें राइट है एजुकेशन राइट कि ये कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट जो है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब रेमेडीज क्या होता है इसमें हम देखेंगे, दिस आर सिटीजन टू मूव द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी अदर। ये हमारा आर्टिकल 32 है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसे भीमराव अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया है। क्योंकि इसका मतलब होता है कि अगर आपको लगता है कि कोई आपको ऊपर के 5 फंडामेंटल राइट्स का छीनने की कोशिश कर रहा है, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के अंदर, और आर्टिकल 226 के अंदर आप जा सकते हैं सीधा हाई कोर्ट कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए हमसे छीनने की कोशिश हुई है, तो उस इंसान को सजा भी होगी और आपसे कोई फंडामेंटल राइट छीन में ही नहीं पाएगा। ओके, लास्ट की पॉइंट जो हमारा की फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि ऑल रिलीजियंस आर इक्वल इन इंडिया। ओके, इसमें हम देखेंगे a secular state is one in which the state does not officially promote or any religion or the state religions, मतलब किसी भी धर्म को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देते, किसी पर्टिकुलर धर्म को, सब धर्मों को बराबर माना जाता है, वो स्टेट सेकुलर स्टेट माना जाता है। यू कैन नाउ अंडरस्टैंड द वे इन विच अ कंट्री हिस्ट्री ऑफन डिटरमाइन द काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट अ कंट्री अडॉप्ट इटसेल्फ। अब आपको पता चला होगा कि कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन उसकी हिस्ट्री से कितना ज़्यादा अफेक्ट करता है, कितना ज़्यादा उसकी हिस्ट्री उसके आने वाले टाइम को क्लासीफाई करती है या जस्टिफाई करती है कि उसे कैसा होना चाहिए। द डिफरेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबव। इसके बाद हम इस चैप्टर की फंडामेंटल ड्यूटीज भी उसमें होती हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब हम करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज, तो आप इसे एक बार रीड करिए और फिर हम चलेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज पर। अब हम करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज। ओके, तो इस चैप्टर की एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली एक्सरसाइज हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की नीड हमारी कंट्री को क्यों है? तो सबसे पहली चीज हम पढ़ के आए हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, माइनॉरिटीज के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, एंड थर्ड इज डिस्क्रिमिनेशन माइनॉरिटी एंड सेव अस फ्रॉम आर सेल्फ। ओके, ये 3 कारण हैं जिस वजह से हमारी कंट्री को या किसी भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की नीड होती है। इसे आप एक बार सही से रीड करेंगे और फिर लिखेंगे। सेकंड हमें एक्सरसाइज दी हुई है, वो एक ग्राफ है जिसको आपको बताना है देखकर। तो सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन जो आगे की एक्सरसाइज है, ये सब क्वेश्चन आपको अपनी खुद से होमवर्क में करने हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस में कोई भी लॉजिक या कोई भी डेफिनेशन नहीं है। ये सब क्वेश्चन आप रीड करेंगे तो इनका आंसर आपको मिल जाएगा। तो अब हमारा लेक्चर 2 खत्म होता है यहाँ चैप्टर 1।
तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।